अपनी बात पॉडकास्ट के इस चौथे अंक में आज हमारे साथ हैं सन 1980 से मुस्कुरा रहे स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास जी। इनके साथ हम आज थोड़ी हंसी मजाक चर्चा करेंगे। इनके जीवन का लक्ष्य हमेशा मुस्कुराना है और लोगों में मुस्कुराहट फैलाते रहे हैं। थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बात करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आपका शैलेंद्र व्यास जी। स्वामी मुस्कुरा के सभी का अभिवादन। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं स्वामी जी? मूलतः बड़नगर के रहने वाले हैं, लेकिन जन्म अजमेर में हुआ और विद्यालयीन जो कार्यकाल है वो बड़नगर रहा 11वीं तक, और उसके बाद साइंस कॉलेज उज्जैन। बाकी के कर्तव्य मतलब साइंस कॉलेज में सीखे आपने? बचपन से कर्तव्य तो करते आ रहे हैं। हम बैठे हैं यहाँ, एक स्वामी जी ने अपने घर में एक संग्रहालय बना रखा है। स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि ये अलग अलग वेशभूषाएं पहन करके और महाकाल की सवारियों में निकलते हैं। इनके कई तरह के अलग अलग तरह के काम करते हैं, ये एंकरिंग करते हैं और किताब वगैरह में भी इन्होंने कुछ लिखा है। हास्य ऑक्सीजन और कोरोना भगावत कथा, भागवत नहीं भगावत कथा लिखी कोरोना के दौरान। और इनका जीवन का लक्ष्य है केवल कि मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट फैलाते रहो। इनकी कई पोशाकें यहाँ दिख रही हैं मुझे। कितनी होगी इसमें कबर्ड में पोशाकें आप? 30 वर्षों का संग्रह है। अच्छा। जिसमें विभिन्न कालों में पहने जाने वाली राजा महाराजाओं की वेशभूषाओं पे शोध किया गया, किस प्रकार से पहनते थे। ऑर्नामेंट तो नहीं बनवा सकते क्योंकि वो बड़े गोल्ड और कीमती होते, लेकिन हम उसके आसपास, किरदार के आसपास जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पगड़ियों का विशेष महत्व रहा है। साउथ इंडिया की अलग पगड़ी होती थी, तो राजस्थान मारवाड़ की अलग होती थी, जोधपुर की अलग होती थी, मालवा की पगड़ी अलग होती थी, सेठी पगड़िया जिसको बोलते थे, खासरोदी पगड़ी अलग होती थी। महाराष्ट्र में अलग पगड़ी का प्रचलन था। तो उस समय के तात्कालिक राजा महाराजाओं में विशिष्ट प्रकार की पगड़ियों का प्रचलन था। तो बाबा महाकाल को समर्पित सवारी में यह विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं, ड्रेसेस, मालाएं, अंगूठियां और तरह तरह की, मतलब बारीक से बारीक चीज पे आप मतलब ध्यान देते हैं, है ना, और ध्यान बटाते हैं लोगों का। प्रयास ये रहता है कि ध्यान बटे। देखिए शर्मा जी, जब तक हम भेरू नहीं बनेंगे, कोई बरख नहीं लगाएगा और कोई सिंदूर नहीं लगाएगा। इसलिए हम अपने आप को बाबा महाकाल का सांस्कृतिक गण मानते हैं। और चूंकि बाबा महाकाल पूरे वर्ष में 1250 तरह के श्रृंगार करते हैं और अलग अलग प्रकार की पगड़ियों को पहनते हुए सभी हमारे जो उत्सव धर्मी है, बाबा महाकाल के प्रति जो भक्ति का भाव रखते हैं, उन्होंने देखा है। तो इतना अद्भुत श्रृंगार जो होता है वो केवल बाबा महाकाल का पूरे भारत में, हर तरह से, हर बार। और जो सवारी निकलती है वो भी बहुत अद्भुत होती है एक्चुअली। तो बस वहीं से अब ये बताइए कि जो ये आइडिया कैसे आया आपको कि सवारी में मतलब इस तरह का स्वांग करके चले अपन? मालवा में एक स्वांग होता था, आपने देखा होगा पुराने समय में, जो अलग अलग तरीके के ड्रेस पहन के एकदम चौंका देते लोगों को कि पुलिस बन के गए भाई निकल बाहर, ऐसा। तो इस तरह का मतलब ये आइडिया वहां से लिया, कहां से लिया आपने? नहीं सीखी हमने दास्तां आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की, और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की। इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स जाता है। इफ यू वीप यू वीप अलोन। यदि आप मुस्कुराएंगे, आपको देखकर दूसरा मुस्कुराएगा। इस प्रकार ये मुस्कुराहट 7 समुंदर पार जाएगी। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि ये जो शोक, जिसे हम विदूषक भी कहा करते हैं, राजा महाराजा मनोरंजन के लिए अपने दरबार में विदूषक रखते थे, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए लगते थे। मुझे शोक संस्कृति को मुस्कुराने का रहा है। भारतीय संस्कृति अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न सद्भावनाओं का, स्नेह प्रेम का, भाषाओं का एक गुलदस्ता है। और उस गुलदस्ते के इंद्रधनुषी रूप हमको इस पूरे भारत में दिखाई देते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मणिपुर चले जाएं, केरल चले जाएं, वहां की बोली संस्कृति, राजस्थान चले जाएं, तो वहां से ऐसा लगा कि हम क्यों ना हमारी संस्कृतियों को अपने में लाएं, और जो हमारी भारतीय युवा तरुणाई वर्तमान में फटे जीन्स और
खड़े सिर पर बाल रखने वाली आ रही है, उसको हम संदेश दें कि हमारी भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है। मतलब इसके पीछे आपका जो मंतव्य है, भारतीय संस्कृति का पुरातन वैभव क्या था उसको प्रदर्शन करने की है और उसको मस्करेपन के साथ प्रदर्शन करना है। देखिए ये मस्करापन जुड़ गया ना इसके साथ। भाई क्या है कि गंभीरता से मेरी बात सुनिए, आप महाकाल की सवारी में निकलते हैं और सबसे आगे चलते हैं, है ना, आगे आगे, और अलग अलग हर सवारी में एक नया रूप धरते हैं। तो शुरुआत में लोगों ने मना नहीं किया कि भाई ये क्या है, क्यों आ गए आप यहाँ से बन के? देखिए, आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं या कोई भी नया कार्य करते हैं तो विरोध के स्वर तो स्वाभाविक उठते हैं। जब आप कुछ नया करेंगे तो फप्तियां भी सुनने को मिलती है, कटाक्ष सुनने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि नाम रखा स्वामी मुस्कुरा के, हमारा काम मुस्कुराने का है। ये नाम किसने दिया आपको? मुस्कुराहट से स्वामी को जोड़ने का मतलब? स्वामी बड़ा गंभीर आदमी होता है, स्वामी नहीं ज्ञानी होता है, प्रवचनकार होता है, और आप मुस्कुरा दिए, स्वामी मुस्कुरा दिए, मतलब तो ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। स्वामी मुस्कुरा के देखिए, आप कितने प्रकार के स्वामी पूरे वर्ल्ड में आए जो हमको ज्ञान के गागर में अवगाहन कराते हैं, ज्ञान के सागर में अवगाहन कराते हैं, लेकिन आप देखिए कि वो ज्ञान के सागर में अवगाहन कराने का माल लेते हैं, पैसा लेते हैं, जबकि हमको कहते हैं कि आप धर्म की रक्षा करिए, आप अर्थ से दूर रहिए, काम से दूर रहिए, वासनाओं से दूर रहिए। अब आप देखो हमारे जितने बड़े बड़े संत महंत प्रवचनकार हैं, ये सब आर्टिफिशियल मुस्कुराहट करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना स्वामी बनूं, वो भी मुस्कुराहट का, वो भी 100% डिस्काउंट पे दूं। तो 100% डिस्काउंट पे मुस्कुराना आसान नहीं होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए, पॉजिटिविटी में होना चाहिए, और फिर लोगों की जो कहते हैं ना उस टीका टिप्पणी सुनने की ताकत। देखिए, मस्करेपन के साथ वो यदि किसी ने कहा ये कहाँ गया सटल लिया, मालूम कहते हैं ना सटल लिया गया, एक शब्द है ये, आप उसको गुण समझते होंगे। तो लोग कहेंगे यार क्यों आ गया ये, मतलब कई बार ऐसा होता है, कई बार हुआ है ऐसा, कई लोग अपेक्षा अवहेलना सब चीजें होती है। देखिए, पहले तो नाम को चलाना, स्वामी मुस्कुरा के नाम चलाना आसान नहीं था। जब ये नाम मार्केट में आया, आप जैसे मीडिया के आशीर्वाद दाताओं ने इस नाम को थोड़ा सा पेपर में प्रकाशित किया, फोटो प्रकाशित किया। देखिए, मस्खरापन का अलग अंदाज होता है, जहां गंभीरता होती है उसका अंदाज अलग होता है। महाकाल की सवारी मस्खरेपन का स्थल नहीं है, वो एक आराधना का है, वो एक सत्य का है, वो एक भारतीय संस्कृति का है। जब मैंने पहली बार मैं स्काउट गाइड में 1980 के सिंहस्थ में आया था, तब महाकाल की सवारी देखने का अवसर भी मिला था, उसके पूर्व से भी मिला था। कब की बात है ये? सन 80 का सिंहस्थ, 1980 का सिंहस्थ। पर वो आया था गर्मी में, हमारी स्काउट गाइड में ड्यूटी लगी थी, लेकिन और वो ड्यूटी में मुझे चिल्लर बिनने के लिए लगाया था, क्योंकि महाकाल बहुत छोटा सा रास्ता था। जी हाँ। और धर्मालुआ, तो वो चिल्लर फेंक के जाते थे, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे उस समय 80 में, तो हमारे चिल्लर बिनने में, तो वहां से बहुत सारे जो उस समय के पुजारी गण थे, उन्होंने महाकाल की जो विशिष्टता है उसका बखान करते थे, सुनते थे। फिर एक बार सवारी देखने का अवसर मिला, जब सवारी को देखा तो मन में भाव उपजा कि क्यों ना अपन इसमें चलें, लेकिन चूंकि उस समय बढ़ने का रहते थे, तारतम्य नहीं जमा। पर जब यहाँ पे पढ़ने आए 1981-82 में साइंस कॉलेज में, तब दोस्तों के साथ वैसे ही गोपाल मंदिर एरिया में जाना हुआ और वहां से सवारी का निकलना हुआ। तब सवारी इतनी आकर्षक नहीं होती थी, इतनी भीड़ नहीं होती थी, और न हमारे पास पहनने के लिए वो जो कल्पना थी, तो किसी से धोती ली, किसी से कुर्ता लिया, कहीं से साफे की जुगाड़ करी, और वो पहली सवारी में निकले। मन को अच्छा लगा। धीरे धीरे यह क्रम बढ़ता गया, और फिर हमको लगा कि ये सवारी का जो स्वरूप है ये बढ़ना चाहिए। तो हमने पहले अपने आप को आकर्षक बनाया ताकि एक भावनाएं जुटे, और जब हम बाबा के श्रृंगार देखते थे तो फिर हमको भी और बहुत सारे आइडियाज आते थे। तो उसी से आइडिया लिया आपने? उसी से आइडिया लिया। फिर धार्मिक पिक्चरें आने लगी थी उस समय, तो जो मुकुट पहनते थे, राम के देखा हमने, कृष्ण के देखे, सबके देखे, राजा महाराजाओं के उस समय के देखे, तो फिर लगा कि ये सब भी अपने पास संग्रह होना चाहिए। बस वहीं से ये चाव लगा, ये क्लिक कर गया आइडिया, ये क्लिक कर गया। चूंकि अब इसके लिए पैसा कहां से लाए,
तो पैसा भी बाबा ने ही व्यवस्था करी, क्योंकि हम ना बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना किसी व्यसन है। तो हमको लगा कि इस पैसे को जो लोग खर्च करते हैं अपने को इधर लगाना है। तो 35 वर्षों में क्या एक पूरा म्यूजियम तैयार कर लिया। म्यूजियम को लेकर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आपने तो घर को अजायब घर बना दिया है, मतलब है ना। दूसरा एक चीज लोग कहते हैं कि आप मतलब अपने घर में लोगों को बुलाते हैं, चूरन चटनी का कभी पानी पतासा खिला के सारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को लूट लेते हैं। देखिए बहुत लपेट लेते हैं, लूट नहीं लपेट लेते हैं। नहीं, लपेटना भी आसान नहीं होता है और किसी का घर पे आना भी आसान नहीं होता है। देखिए हम समाज का वो किरदार बने जिसमें हमें लोग लाइक करें, ऐसा न बने कि हमें ब्लॉक करें। जब हमारे पास ये उपलब्धियां आती है, अब आप देख रहे हैं अनगिनत ट्रॉफियां हैं, तो ये सामाजिक से और कई आपके सामाजिक पत्र हैं। मैं समझ रहा हूँ फोटो इतने हैं कि आप देखते देखते थक जाएं, इतनी ट्रॉफियां हैं, इतने सम्मान प्राप्त किया आपने, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ये सब, पर इसके पीछे जो है देखिए अब हमारी प्रस्तुति तो होगी ना, इसके पीछे एक हास्य का एक जो बोध है वो भी कहीं छुपा है। स्वामी मुस्कुरा के नाम रखा है तो कहीं मुस्कुराहट के अंश अलग नहीं होंगे, तो नाम किस प्रकार पब्लिक को मन को अच्छा लगेगा। तो आपको उस किरदार को जीना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक आपको उस किरदार के साथ रहना पड़ता है। हर बार नए किरदार के साथ आप कनेक्ट होते हैं, मतलब एक अभिनय का एक देखिए मैं एक शिक्षक भी हूँ। उस प्रश्न पे आ रहा था मैं, आपने शिक्षक आपने कह दिया। आपने राष्ट्रपति पुरस्कार लिया है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का, और वहां भी आपने जब पुरस्कार लेने के तो ये हरकत करी। देखिए कपड़े लेने मतलब क्या बताइए आप कि क्या भारतीय संस्कृति की वेशभूषाओं को धारण करना हरकत है? नहीं हरकत, मेरा निवेदन नहीं मेरी बात सुनिए। राष्ट्रपति महोदय के पास आप गए हैं, सिक्योरिटी का प्रश्न खड़ा होता है, एक आप इतने लदे फंदे वहां गए, एक उसका एक रोका उन्होंने, क्या था घटना जरा बताइए उसकी। देखिए जब मैं गया था तो उसमें मेरे पास मराठा कालीन वेशभूषाओं का संग्रह था। अच्छा। मेरे पास बॉम्बे डाइंग का सूट नहीं था और न वो मेरे पास पाश्चात्य संस्कृति की टाई थी। मेरा मन ने ये गवाह किया कि हम राष्ट्रपति अवार्ड लेने जा रहे हैं, या इसके पहले मैंने राज्यपाल अवार्ड लिया था, तो राज्यपाल अवार्ड भी मैं मालवी वेशभूषा में गया था। देखिए जब हम उस किरदार में गए, चूंकि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, उसकी पूरी रिहर्सल होती है एक दिन पूर्व के, आपको राष्ट्रपति से बात नहीं करना है, आपको कोई गिफ्ट नहीं देना है, आपको ऐसे आना है, ऐसे मुंह करना है और ऐसे आपको पुरस्कार देना है, वो सब दिया। चूंकि मैं अपनी वेशभूषाओं में था तो मैं अट्रैक्शन का केंद्र था, वहां भी आकर्षण का केंद्र था। और मीडिया उन जो टाई सूट वाले बॉम्बे डाइंग के और अन्य थे उनके ऊपर नहीं थे, मेरे ऊपर पूरे कनेक्ट थे। और जब मैं राष्ट्रपति के पास पहली बार गया तो राष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करी, जबकि वो प्रोटोकॉल में नहीं आता है। अब कौन राष्ट्रपति जी? अब्दुल कलाम साहब थे। APJ कलाम साहब थे। और मैंने अपने पूछा नहीं कि साहब ये क्या पूछा, वेयर आर यू केम फ्रॉम? आई एम केम फ्रॉम ग्रेट विक्रमादित्य नगरी, ग्रेट कालिदास नगरी, ग्रेट कुंभ नगरी उज्जैन, महाकाल नगरी उज्जैन। ओह वेरी गुड। मैंने तिरंगा बनाया था हेड पे, सर पे। मैं तीलियों से अपने मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक बनाने की मुझे प्रैक्टिस है, तो मैंने तिरंगा बनाया। माचिस की तिली से? मैं नहीं, टूथपिक से। अच्छा, टूथपिक से मैं तिरंगा बनाया था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। हाउ यू मेड तिरंगा ऑन योर हेड? मैंने कहा माई ओन हेड। हो यू आर आर्टिस्ट? मैंने कहा यस सर। तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझसे बात करी 2 मिनट तक, सारा माहौल वहां रुका रहा, क्योंकि इसके पहले तो कट टू कट प्रोग्राम रहता है। और उसके बाद हमारा जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति भवन में लंच रहता है। तो APJ कलाम साहब के पास जब हम वहां गए तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूरा मुगल गार्डन, मतलब सभी साथ में थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातचीत की, संस्कृति की बात की, एजुकेशन की बात की, साइंस की बात की, बहुत सारी बातें की। और बहुत ज्यादा वो मुझसे भी प्रभावित हुए। मैं तो उनसे था ही, क्योंकि इतने बड़े मिसाइल मैन से पुरस्कार प्राप्त करना ये कोई आसान तो रहता नहीं है। इतना सहज सरल व्यक्ति के जब लंच की प्लेट पे वो खुद खड़े थे और हर अवार्डी को उन्होंने खुद ने अपने हाथों से लंच की प्लेट, अशोका दरबार दिखाया उन्होंने, जो उनका
पूरा गार्डन है, वो उन्होंने राष्ट्रपति भवन वैसे उन्हीं के समय में आम पब्लिक के लिए खोला गया था। बहुत ही तो अलग किस्म के ये आदमी मेरा थे। सौभाग्य रहा कि इसे मिसाइल मैन से पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर 2004 में मिला। 4 मिला था आपको। ये पहले आपने कहा कि राज्यपाल पुरस्कार लिया आपने, पहले राज्यपाल, उसके बाद फिर राष्ट्रपति अपरेट में डॉक्टर भाई महावीर ने पहला पुरस्कार 2001 में आपको दिया था। राज्यपाल पुरस्कार शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक, अन्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए। थोड़ा सा एक प्रश्न आपको असहज करेगा ये, इतने सारे आप दंत बंद करते हो, फिर स्कूल पढ़ाने का टाइम मिल जाता है आपको और पुरस्कार भी ले लेते हैं, तो ये कैसे का जुगाड़ कर लिया आपने? देखिए ऐसा है कि एक शिक्षक का दायित्व तो सिर्फ कक्षा में पढ़ाना नहीं होता, उसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है। हम शिक्षा के इतर सामाजिक क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में क्या कार्य करते हैं, तो ये सारा टाइम का मैनेजमेंट है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ बरसों से, अच्छा, और रात को 11 बजे सोता हूँ। तो मैं सारे काम विद्यालय जाने के पूर्व के काम पूर्व करता हूँ, बाद के काम बाद में करता हूँ, लेकिन विद्यालय का काम मैंने हमेशा समय पे किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है। चूंकि मैं प्रधानाचार्य भी रहा हूँ, जब अगर खुद प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल अगर विद्यालय नहीं जाएगा तो मैनेजमेंट स्कूल का कैसे चलेगा। चूंकि कई क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम जाते ही नहीं, जबकि कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और ये सब पुरस्कार जो मिले हैं ये किसी प्रमाण के आधार पर मिलते हैं, कलेक्टर द्वारा प्रमाणित होते हैं। इतना आसान पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है कि उठा के आपको दे दिया और मिल गया। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रमाण, उनके 56 बिंदु होते हैं, 56 बिंदुओं की एंट्री विद प्रमाण करनी होती है कि आपने किस क्षेत्र में क्या काम किया। ठीक बात है। स्वामी जी ये बताइए, आप एंकरिंग का काम भी बहुत जबरदस्त करते हैं, है ना, और लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि एंकरिंग के क्षेत्र में दूसरे लोगों को नहीं घुसने देते हैं आप। देखिए ऐसा कभी एंकरिंग कर करके आप सब कलेक्टरों को लपेट लेते हैं, जितने अभी तक आए उज्जैन में 10-15 कलेक्टर, तो एंकरिंग करी, फिर घर बुलाया, उन्होंने चलो साहब पानी बताते खाओ, और पुरस्कार हो गया। ठीक बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि आप कोई भी किरदार निभाते हैं, इससे आपके पास शब्दावली होना चाहिए, आपके जुबान पर शब्दों की टकसाल होना चाहिए, अध्ययन करना पड़ता है। एंकरिंग करना, हजारों लोगों की भीड़ को संभालना आसान नहीं होता है, यदि हम पे कोई विश्वास करता है। अब आप बताइए कि अब जब हम अच्छा करते हैं तो एप्रिशिएट भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी ने एप्रिशिएट किया, राज्यपाल ने भी किया, तो संभाग आयुक्त, आईजी, डीआईजी, और नेचुरली हम बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, व्यायाम के केंद्र में काम करते हैं, तो सबको बुलाते भी, अपना काम भी दिखाते हैं। अब कलेक्टर अगर आ गए और मैंने कोई उनसे बेजा फायदा उठाया, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि अब कलेक्टर साहब आ गए, आईजी मिल गए, पेपर में फोटो प्रकाशित हो गए, तो जो मन में जिसके नेगेटिविटी होती है वह धुआं उठता है, तो वो धुआं नकारात्मक रूप में जाता है, तो वो मेरे को उससे प्रसन्नता होती है कि चलो भाई कई लोगों को उठता है, उठता रहेगा, नहीं वो उठता रहे, मुझे कभी भी इनसे प्रॉब्लम नहीं। 60 साल के हो गए अब कर, अभी तक तो धुआं कितना नहीं कितना उड़ गया होगा अभी तक। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, आलसी अंदाज में सब ठाट पूरे हो गए। सही बात है। आलसी अंदाज में देखिए हम आलस करते करते भी सब काम कर लेते, आलसी अंदाज में सब ठाट पूरे हो गए, और जब आने लगा जवानी का मजा तो 60 पूरे हो गए। क्या बात। तो मैं तो व्यायाम के माध्यम से अपने आप को जोड़े 7 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योग करता हूँ, और हजारों शिष्यों को तैयार एजुकेशन के क्षेत्र में तो किया ही है, जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे। हमने व्यायाम के क्षेत्र में भी काम किया है, बॉडी बिल्डिंग, नेशनल जज रहे हैं आप, इंडियन बॉडी बिल्डिंग, आज भी इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या है आप, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग। देखिए स्वस्थ रहने के लिए सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। मेरे मन में व्यायाम केंद्र की कल्पना हुई और एक व्यायाम केंद्र प्रारंभ किया। आज उस व्यायाम केंद्र से 42,000 लोग इन 25 वर्षों में जुड़ चुके हैं व्यायाम। तो ये हमने कम से कम इतना प्रयास तो किया कि व्यायाम से जोड़ा। चलिए एक दूसरा एक पहलू है आपके व्यक्तित्व का, उस तरफ जाते हैं। बिग बॉस का सफर आपने किया, बिग बॉस का सफर कैसा रहा और किस बिंदु पे आके कहता है कि बहुत हो गया गुरु अब निकल लो? बिग बॉस, असल में बिग बॉस जो है वो 6 बाधाओं को पार करने के बाद फाइनल 6 में गया। अच्छा, फाइनल 6। पहला इंटरव्यू इंदौर, सेकंड भोपाल, तीसरा पुणे और चौथा 5वां बॉम्बे में। किस तरह के लोग रहते हैं हर बिग बॉस जो है वो कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है, वो एक रिकॉर्डेड है और वो एक थीम पे बनाया हुआ है। जब फाइनल इंटरव्यू
जब हुआ और जब वहां पे उन्होंने 121 बिंदुओं का कमिटमेंट करने के लिए, दस्तखत करने के लिए दिया, जिसमें बहुत सारी वल्गरिटी आपको करनी है। अच्छा, वो सब था। तो वो मुझे लगा कि मैं राष्ट्रपति पुरस्कार हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तो वो मेरी गरिमा के अनुकूल नहीं है। जबकि उसका रोज का ही 3 लाख रुपया रोज मानदेय था। अच्छा। लेकिन पैसे महत्वपूर्ण नहीं रखा मैंने जीवन में कभी भी, क्योंकि बिग बॉस एक वो पाश्चात्य संस्कृति का सीरियल है जो कहीं भी हमको आनंदित नहीं करता है। वो 40 मिनट के सीरियल में 20 मिनट विज्ञापन के होते हैं, 1 घंटे के सीरियल में 40 मिनट जो होता है वो उनका शो होता है। अगले दिन क्या देखे, तो किसको किससे लड़ना है, किससे गाली बकना है, किसके साथ नहाना है, तो ये मैं करने में मैंने अपने आप को अक्षम पाया और मैं उनके हाथ जोड़ के 6 किस्से बाहर हो गया। तो खुद ही आपने किया भैया मैं क्विट कर गया ना। मैं मतलब शायद अगर मैं चला जाता तो मैं उज्जैन के साथ और अपने किए गए करियर को बर्बाद कर देता, और उज्जैन के साथ मैं अच्छा नहीं कर पाता और मुझे इसका प्रतिशत भी गलत मिलता। चलिए, एक और पहलू है आपके व्यक्तित्व का। पिंड खजूर को आपने एक नया अवतार दिया गुरु, है ना? पिंड खजूर का आविष्कार कर लिया आपने और खूब माल कूट रहे हैं लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, खारक और पिंड खजूर। हमारे दादाजी बचपन में हमको चूरण खिलाया करते थे। दादाजी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। जी जी। तो वो चूरण जब हमको खिलाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था और वो पिंड खजूर में लपेट के खिलाते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको मार्केट में इस आयुर्वेदिक आइटम को करें, क्योंकि शादी पार्टियों में सबके पेट खराब हो जाते हैं, इतना गरिष्ठ भोजन खाते हैं कि दूसरे दिन जाम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने जाम को खोलते हैं। प्रयास किया, कुछ नए अंदाज के साथ कुछ नया क्रिएशन भी किया और राजसी वेशभूषाओं में उस पर स्टॉल लगाए। दूर दूर तक मुझे लोग कहाँ का, मतलब कुछ लोग बड़े नाम, जैसे अभी आपने फेसबुक में देखा डाला अपना रेस्टोरेंट वाला बहुत बड़ा जो फूड चेन है उसके यहाँ पहुंच गए आपने। देखिए, मुझे बताओगे कोई बुलाएगा तो जाएंगे, आपके पहुंचने से नहीं होता है। आपके आइटम में दम होगा तो बुलाएंगे। मैं अभी शिल्प मेला फूड चेन का शिल्प मेला तो अलग चीज है, वो तो फूड चेन के रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने यहाँ आपको बुलाया कि भाई हमारे यहाँ तो जो माल हम खिलाते हैं ये एक चीज और ले लेके आओ। तो बुलाया तो गए तो भाई अब अपना पारिश्रमिक तो लेंगे। नहीं, और वो जो पारिश्रमिक आता है, जिससे आप माल कूटने की बात करते हैं, जी, वो जो पारिश्रमिक आता है वो बाबा महाकाल की वेशभूषाओं में जाता है। वो पारिश्रमिक से न मेरे प्लाट का धंधा है, न मेरे कोई किसी अन्य प्रकार का कार्य है। मैं अपने जाने के बाद ऐसी चीज दीप के रूप में देना चाहता हूं युवा तरुणाई को कि जो मेरे बाद भी प्रज्वलित होती रहे, क्योंकि इतना खर्चा कोई नहीं करेगा। तो महाकाल की सवारी की परंपराएं कायम रहे, इसलिए ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बाबा। देखिए, ये जो भी प्रश्न हास्य और मुस्कुराहट और आपसे मतलब किए जा रहे हैं, क्योंकि अपने के कार्यक्रम का जो है मुस्कुराहट की बात है, तो मुस्कुराहट तो आना ही चाहिए आदमी सुन के। थोड़े से असहज प्रश्न इसलिए हो रहे हैं। नहीं, असहज ही करिए आप, अच्छा लग रहा है। मेरे से ये बताइए कि स्वामी जी हमेशा लाइमलाइट में बने रहने के लिए कर्तव्य करते हैं, लोग ये कहते हैं। हाँ, ठीक बात है ना सर। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है और मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी। क्या बात है। देखिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए मैं कोई फिल्मी दुनिया में तो नहीं गया, मैं महाकाल की नगरी उज्जैनी में ही रहा। नहीं तो आपने यहाँ लाइमलाइट लगवा ली ना अपने आसपास। लाइमलाइट लगाने का मतलब ये होता है कि आप इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाओ कि आप पे महालक्ष्मी की वर्षा होने लगे। तो ये वो लाइमलाइट नहीं है। हमको, अगर मैं किसी फंक्शन में मालवी वेशभूषा धारण करके जा रहा हूं तो ये मेरी हिम्मत है। किसी को मना तो नहीं किया है कि वो भी कर ले। भाई, मेरा नाम ही स्वामी मुस्कुरा के, तो मेरे को उस किरदार को हमेशा जीना है, एवरी टाइम जीना है। चक्र तीर्थ भी मैं किसी न किसी किरदार में जाऊंगा, ये कल्पना है। तो ये सब चीजें, भाई आदमी कोई भी हो, चाहे वो राजनेता हो, कलाकार हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो अपनी एक प्रस्तुति तो रखता है ना, प्रेजेंटेशन देता है। एक कलाकार बांसुरी वादक है, तबला वादक है, या कोई राजनेता है, सबको अपना अपना शौक है। तो मेरा अपना शौक अपना व्यक्तिगत है
इससे किसी को हानि नहीं होती है, लेकिन ज्वेलसी की भावना होती है, ये उनका टेंशन है, मेरा टेंशन तो टेंशन ले, अपना क्या करना है, टेंशन ले, मैं तो अटेंशन देता हूँ। मेरा तो मानना है कि हमेशा रहिए अटेंशन, मत पालिए टेंशन, वरना बीबी को मिलेगी पेंशन। बिल्कुल सही है। स्वामी मुस्कुरा के अपनी परंपरा को बढ़ाते जा रहे हैं अपने उज्जैन शहर में। पहले तो आप ही घूमते थे, फिर आगे धीरे से खिलखिला के, फिर दिल मिला के, और कितने सर्किट इकट्ठे करेंगे। देखिए ऐसा है कि ये संस्कृति का सर्किट है, ये तो बढ़ना चाहिए। बाबा महाकाल की सवारी में पहले भजन मंडलियां कितनी होती थी? हाँ, ये तो है। कहाँ संख्या थी? आज इतनी संख्या आई, इतने रूप धर के लोग आने लगे, तो बाबा महाकाल की सवारी को देखने वाले भक्तों की संख्या में भी तो इजाफा हुआ है। आज जाम की स्थिति होती है। तो अगर मेरे साथ, देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर 4 लोग मेरे साथ अलग रूपों में चल रहे हैं, तो उनका कलेजा भी तो देखिए ना, जो इतना धारण करके पब्लिक के मध्य में चल रहा है। उसके लिए जिगर नहीं, जिगरा चाहिए। मैं तो किसी को भी दावा करता हूं कि आ जाए, मैं सारी चीज स्पॉन्सर करता हूं, चले, एक भी नहीं आता है। 2-3 तो कर ही लिया आपने जिगरे वाले। मेरे करने से नहीं हुआ, वो आए हैं। स्वामी मेरे बाद आए, स्वामी खिलखिला के मनोहर गुप्ता। तो मैंने मनोहर गुप्ता जी ने, तो मैंने नाम रख दिया स्वामी खिलखिला के, वर्ल्ड का यूनिक नाम है। दीक्षा दे दी आपने। दीक्षा दे दी, आओ भाई। मैं तो चल ही रहा था, मेरा साथी मिला। एक और आए, पंडित दिनेश रावल, पंजाब नेशनल बैंक में थे, उनने हिम्मत करी, स्वामी दिल मिला के हो गई। अभी 3 जोड़ियां हैं, तब ये सबको अच्छी लगती है। बड़ी खूब अगर 90% को अच्छी लगती है और 10 को नहीं लगती, तो उनका प्रॉब्लम है। ये तो राजा राम और कृष्ण जी के साथ भी सब हुआ है, तो हम तो तुलना नहीं करते। एक प्रश्न, अपन अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं बातचीत का। ये सब जो जितना आप काम करते हैं, जिस तरह की वेशभूषा में रहते हैं, सामाजिकता एक अलग चीज है, घर एक अलग चीज है, घर के लोग इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए मैं बचपन में जब था, तब हमारे पिताश्री खुद एक कलाकार थे, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। बड़नगर में मंगलनाथ की सवारी निकलती थी, श्रावण मास भादो मास में। तो मैं बहुत छोटा गोल मटोल शुरू से रहा, तो मुझे कभी बजरंग बली बनाते थे, कभी श्रीनाथ जी बना देते थे उस सवारी में, अलग अलग रूपों में वहां रखते थे। तो वो जो संस्कृति का बीज उस समय से बड़नगर से जो चला, तो चूंकि यहाँ आके बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क करने का अवसर सबके सहयोग से मिला, और उसमें बाबा महाकाल की असीम कृपा भी रही। कई शिकायतें हुई कि हम बेरूपी हैं, हम ये है। बेरूपिया वो होता है जो घर घर जाके रूप धर के पैसा इकट्ठा करता है। हम बहुरूपी है, बहुरूपी नहीं है। बहरूपिया और बहुरूपी में अंतर होता है। हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे, हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे। तो हम मुस्कुराहट के लच्छे तभी बांटेंगे ना जब हम उस किरदार को जिएंगे। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे, और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे। क्या बात है। तो हम पागल के रूप में अपनी संस्कृति के प्रति पागलपन है, हमारी संस्कृति के प्रति अनन्य श्रद्धा है, भक्ति है, और यही सनातन संस्कृति ही हिंदुस्तान को जीवित रखे हुए हैं। ये अपन मालवा के रहने वाले हैं साहब। मालवा में एक टेपा शब्द बड़ा प्रचलन में है, तो अपन इस बातचीत का समापन टेपे से करेंगे। एक संदेश दीजिए मालवी के टेपे को। एक लाइन है कि रामा जी रह गया ना, रेल जाती रही। तो ये रेल चली जाती है हमारे जीवन से, मालवा के लोगों से। इस रेल को पकड़ने का क्या कोई उपाय बताइए, या कोई टाइमिंग कैसे सेट करें? लगाइए जीवन में भारतीय संस्कृति का लेपा, पहनिए धोती कुर्ता, और बन जाए पगड़ी, और बन जाइए टेपा। क्या बात। टेपा एक ऐसा शब्द है जो मस्ती का है, एक स्वाभाविकता का है। कोई बुरा नहीं लगता, हमने कहा टेपा है ना, टेपा है। अब टेपा है तो टेपे का मतलब अपने आप महामूर्ख माना जाता है। तो कालिदास भी बहुत बड़े टेपा थे, वो जिस डाली में बैठे उस डाली को काटते थे। तो ये जो टेपा है, पर बाद में पहले का टेपा बाद में बहुत महाज्ञानी बनता है, कुल मिला के बात बनता है। तो हुआ ना, जैसे अगर हमको कोई टेपा कहता है तो हम हमारे क्षेत्र में सफल हुए। सही बात है। तो टेपा और पाटे, तो ये पाटे पाटे चलेंगे तो टेपा बनेंगे। क्या बात। इसलिए हम तो यही सबसे अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को आप यह बताइए कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। 3 मोह ने हमारी युवा तरुणाई को लील लिया है। मोटर बाइक प्लस मोबाइल प्लस मोहब्बत बराबर मौत। ये जो 3 मोह है,
इससे युवा तरुणाई को दूर रखें ताकि हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आप देखिए युवाओं के एक्सीडेंट बाइक से हो रहे, मोटर बाइक से, मोबाइल दिक्कत दे रहा है। ये दोनों चीजें आई कि मोहब्बत चली आई तो आप देखो जिंदगी बिगड़ गई। मैं तो आप हरिशंकर जी शर्मा साहब आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके माध्यम से मैं श्रोताओं तक पहुंच रहा हूं और मैं सबको ये बताता हूं कि आप 3 फैक्ट्री के मालिक बनो, जीवन बहुत शानदार होगा। आज सब टेंशन में, बाइडेन से लेके मोदी जी से लेके, तो कोई भी आप जितनी महत्वाकांक्षी होंगे, जितने ज्यादा आप महत्वाकांक्षा रखेंगे उतनी आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे, उतना ही तनाव पालना पड़ेगा। कम तनाव पालिए ना, एक मकान है पर्याप्त है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी जगह पे, आप स्वस्थ रहिए। आप किसी से अपना कंपैरिजन मत करिए कि उसके पास इतना है। मैं सोचता हूं मेरे पास जितना है किसी के पास भी नहीं। 3 फैक्ट्रियों का मालिक है, आपको भी पता नहीं है मैं, और ये 3 फैक्ट्री का मालिक मैं आपको भी बनाना चाहता हूं, आपके माध्यम से हमारे मित्रों को भी बनाना चाहता हूं। पहली फैक्ट्री है दिमाग में, कूल फैक्ट्री, एवरी टाइम कूल रहिए। कोई आप पे घात प्रतिघात भी करता है तो आप शांत रहिए। आत्मसम्मान की लड़ाई जरूर लड़िए, उसके लिए तो छोड़ना नहीं है किसी को भी, स्वाभिमान की लड़ाई लड़िए, लेकिन ये छोटी मोटी कोई मतलब नहीं, जिसको जो बोलना है बोलते रहिए। तो जितना कूल डाउन रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। पहली फैक्ट्री कूल फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री है शुगर फैक्ट्री, जीवान में। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो हड्डी नहीं दी जुबान में। परम पिता परमेश्वर ने आनंदमयी जीवान दी है स्वाद लेने के लिए, मीठा बोलने के लिए। ये सम्मान भी दिलाती है और जूते भी पड़वाती है, इसलिए जीवान पे हमेशा शुगर फैक्ट्री। तीसरी फैक्ट्री है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सेटिस्फैक्ट्री, जो दिल में होता है, बाई हार्ट में होता है, वो सेटिस्फैक्ट्री। आपको हमेशा संतुष्ट होना चाहिए अपने कार्यों से, अपने कर्म से, तब हमारे अच्छे तो किस्मत दासी है, और दिल अगर साफ तो घर मथुरा और काशी है। इसलिए संतुष्ट रहिए। आप जो कर रहे हैं, आपको जो किरदार मिला है, जब आप भाग्य पर विश्वास करते हैं तो भाग्य ने जिस दिशा में मोड़ा है उस दिशा में चलते चलो। आप क्यों जबरदस्ती संघर्ष कर रहे हो? ये चीजें अपनाने से मैं अपने आप को अंबानी और अडानी से भी ज्यादा धनवान मानता हूं, क्योंकि उनके पास भी ये तीनों चीजें नहीं है। तो इसलिए आप सब जब आवे संतोष धन सब धन समान, स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, जब स्वस्थ और मस्त रहेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए व्यायाम भी करिए, जीवन में 40 मिनट खुद को दीजिए। व्यायाम है, आनंद का नाम है, मस्ती है तन की और मन का आराम है। यदि आप व्यायाम के लिए समय नहीं देंगे तो ये सारी धन दौलत बेकार है। आपको अस्पताल के लिए टाइम देना होगा, दवाई के लिए देना होगा, डॉक्टर के लिए देना होगा। तो जितना बच सकते हैं हम बचें। शरीर जो मुस्कुराहट है, ये हमारे चेहरे का बहुत बड़ा जेवर है, आकर्षण है। इसको अच्छी बनाइए। आप देखो कि भगवान ने कितनी सारी चीजें बनाई है, ब्रह्मांड बनाया, नदी नाले, सागर बनाया, आकाश बनाया, चंद्रमा बनाया, पर सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना कोई है तो वो मानव है, मनुष्य है। और सिर्फ हंसने और मुस्कुराने की ताकत भी केवल मनुष्य को दी। यदि आपने किसी जानवर को मुस्कुराते देखा हो तो बताइएगा। यदि किसी जानवर को मुस्कुराता देखो तो वो अगले जन्म में मनुष्य होने की तैयारी में, और यदि किसी मनुष्य को रोतला, सुमड़ा, मायूस देखो तो ये समझना कि अगले जन्म में जानवर होने की। क्या बात कही आप। चलिए साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। ये थे स्वामी मुस्कुरा के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक बातचीत हुई है, बहुत ही मजा आया है। अपनी बात के लिए बस आज इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमस्कार। धन्यवाद, सबको प्रणाम। मुस्कुरा के।